हेक्साकोसोनॉल क्या है यहाँ पर? वो एक टाइप का लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है? कि इसमें एक ही OH का ग्रुप है। फॉर्मूले में देखो, एक OH दिख रहा है हमें। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है? कि इसमें एक ही OH का ग्रुप है। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन का मतलब है कि इसकी जो अल्कोहल पे कार्बन की चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, वो बहुत बड़ी है। जैसे कार्बन कितने 26 हैं, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन हो गया, मतलब बहुत लंबी चेन है, उसी को लॉन्ग चेन कहा गया है यहाँ पे। मोनोहाइड्रिक वो एक OH के साथ है। तो मेरे को ये बताओ, जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे, ये कितने एस्टर बॉन्ड बना पाएंगे? कितने मैक्सिमम एस्टर बॉन्ड ये बना सकते हैं? मोनोहाइड्रिक वाले एक बनाएंगे, दो या तीन, कितने बना सकते हैं? जैसे ग्लिसरॉल 3 बना रहा था एस्टर बॉन्ड, ये कितने बना सकता है? केवल एक ही बना सकता है। क्यों एक बना पाएगा? क्योंकि इसमें मोनोहाइड्रिक है, ये एक ही OH का ग्रुप है, और यही OH एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से एक ही फैटी एसिड के साथ ये एस्टर बॉन्ड बना सकता है। आगे समझ में? तो अब समझ लो इसमें क्या याद करना है। ये केमिकल रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? केमिकल रिएक्शन हमें याद नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि बी वैक्स में पैल्मिटिक एसिड होता है, और अल्कोहल का नाम याद कर लेना, हेक्साकोसोनॉल। और ये जो फाइनल बी वैक्स बन रहा है, इसका नाम याद कर लेना, हेक्साकोसिल पैल्मिटेट। केमिकल फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल का फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, बस ये याद कर लो कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होता है, वो एक OH उसके साथ होता है। बस इतना काफी है, नेम्स याद कर लो बस, इनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा एक बी वैक्स। दूसरा जो बी वैक्स है वो है मेरिसिल पैल्मिटेट। क्या है? मेरिसिल पैल्मिटेट। मेरिसिल पैल्मिटेट में क्या है? जैसे यहां पर अल्कोहल अलग है, फैटी एसिड तो वही है, पैल्मिटिक एसिड। अल्कोहल अलग है। अल्कोहल कौन सा है यहाँ पर? अल्कोहल का नाम है यहाँ पर मेरिसिल अल्कोहल। फॉर्मूला मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। मेरिसिल में भी देखो लॉन्ग चेन है C30, और मोनोहाइड्रिक है, एक OH है, तो एक फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड वो बनाएगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा एक। ठीक है, और जो बना बी वैक्स वो है मेरिसिल पैल्मिटेट। अगेन हमें केमिकल फॉर्मूले याद नहीं करने, बस नेम याद कर लो। एक मेरिसिल अल्कोहल होता है, एक हेक्साकोसोनॉल होता है, जो पैल्मिटिक एसिड के साथ बी वैक्स बनाते हैं। हनी बीज में ये होता है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर बी वैक्स, पहला एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है यहाँ पर ईयर वैक्स। ईयर वैक्स को सिरुमन भी बोलते हैं।
ईयर वैक्स, ईयर वैक्स कौन बनाता है? मेड बाय सिरुमिनस ग्लैंड्स इनसाइड ईयर। जैसे हमारे कान के अंदर से एक ब्राउन कलर का स्टिकी सब्सटेंस जो होता है, कई बार वो वेस्ट सा निकलता है, ब्राउन कलर का होता है। अगर हम छोटी उंगली का इस्तेमाल करके कान में डालेंगे तो थोड़ा बहुत बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का वो बाहर से दिख भी रहा होता है जो कान साफ नहीं करते, वो बात अलग है। तो जो ईयर्स होते हैं, ईयर के अंदर ये ग्लैंड है सिरुमिनस ग्लैंड्स, ये ग्लैंड वैक्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसी को ईयर वैक्स कहते हैं या सिरुमन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है सुबेरिन एंड क्यूटिन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी वैक्स रिलीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में रिलीज होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। जैसे प्लांट्स की रूट्स में, प्लांट की रूट्स में होता है ये सुबेरिन इन रूट्स, और प्लांट्स की स्टेम पे होता है ये क्यूटिन, ये वैक्स है, ठीक है। इनके रोल आप बॉटनी में ही पढ़ेंगे, रूट्स जब आपको पढ़ाया जाएगा और जब स्टेम पढ़ाया जाएगा तब इनके रोल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही ईयर वैक्स का क्या रोल होता है, ये जब मैं ईयर टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आएगा वो। अगर आपको इस चैप्टर में पैकेज का कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है कि जिसमें वो इनके फंक्शंस पूछ रहा है, तो ऐसा समझ लेना वो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में वो फंक्शंस नहीं आते, जब हम ईयर पढ़ेंगे तब उसका रोल हम समझेंगे। नेक्स्ट, अगला है लैनोलिन या वूल फैट। जैसे शीप जो होती है, शीप से हमें वूल मिलता है, शीप से क्या मिलता है? वूल मिलता है, और उसी वूल पर ये फैट की कोटिंग होती है या वैक्स की कोटिंग होती है, उसे वूल फैट या लैनोलिन कहते हैं। रिलीज्ड बाय क्यूटेनियस ग्लैंड्स, क्यूटेनियस ग्लैंड्स इन स्किन ऑफ शीप फॉर वूल lubrication, for wool lubrication। ये ग्लैंड जो है क्यूटेनियस ग्लैंड, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो क्यूटेनियस ग्लैंड जब लिखा जाता है तो कोई ऐसा ग्लैंड जो स्किन में प्रेजेंट है उसे क्यूटेनियस कहते हैं। तो ये शीप की स्किन में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, और ये वूल फैट या लैनोलिन को सिक्रीट करता है, और वो किसको कोट करेगा? वो वूल को कोट करता है, जो शीप की बाहर की सरफेस पे वूल होता है उसको कोट करता है वो। लुब्रिकेशन का मतलब होता है उसको स्लिपरी बनाना, जैसे ऑयलिंग करना। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, साइकिल तो आपने शायद चलाई हो या देखी भी होगी, तो उसकी जो चैन होती है वो कई बार रफ हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। जब आप उसके मैकेनिक के पास लेकर जाते हो, उसमें ऑयल डालता है चैन में ताकि वो स्लिपरी हो जाए, ठीक है, और उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए उसकी ऑयलिंग होने से। उसी उसी चीज को लुब्रिकेशन कहते हैं।
जब ऑयल कर देते हैं ना किसी चीज को ताकि वो सरफेस स्लिपरी हो जाए और फ्रिक्शन ना हो, तो उसे लुब्रिकेशन कहते हैं, ऑयलिंग करने को। तो वैसा ही सिमिलर काम वूल में कौन कर रहा है? ये लैनोलिन कर रहा है। ये वूल को, सरफेस को उसको स्लिपरी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट। आपके पैकेज में इसका बारे में थोड़ा और गिवन है तो वो भी बता देता हूं मैं। लैनोलिन is made from cholesterol alcohol and palmitic acid, या फिर स्टीयरिक एसिड, या फिर ओलिक एसिड। जब ये लैनोलिन बनता है तो इसमें जो एस्टर बॉन्डिंग होती है, एस्टर बॉन्ड में अल्कोहल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप की अल्कोहल ही होती है, इसके बारे में इसी लिपिड्स में आगे मैं पढ़ाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप की अल्कोहल ही होती है, और वो किसके साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगी? किसी एक फैटी एसिड के साथ बना सकती है, जैसे फैट पैल्मिटिक एसिड के साथ बना सकती है, स्टीयरिक एसिड के साथ बना सकती है, या ओलिक एसिड के साथ, किसी भी एक के साथ वो बना सकती है एस्टर बॉन्ड। एक के साथ क्यों बनाएगी? क्योंकि ये अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होती है, ऊपर ही लिख दिया मैंने, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक। ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक होती है, इसलिए किसी एक के साथ ये एस्टर बॉन्ड को बना सकता है। नेक्स्ट, आखिरी है वैक्सेस में वैक्स डी। ये वैक्स डी एक बैक्टीरिया से बनता है, रिलीज बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो उसे रिलीज करता है, इस वैक्स डी को। ठीक है, और ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया, ये ह्यूमंस को डिजीज भी कॉज करता है। क्या करता है? ये ह्यूमन को डिजीज कॉज करता है। ह्यूमंस को डिजीज भी ये कॉज करता है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे जो ये वैक्स डी होता है, ये दो तरह के माइकोबैक्टीरियम रिलीज करते हैं। जैसे एक माइकोबैक्टीरियम होता है माइकोबैक्टीरियम लेपरे, LEPRAE, और एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम लेपरे एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो लेपरे वाला है ये हमें बीमारी करता है लेप्रोजी। ठीक है, इसमें लिखो कॉज लेप्रोजी। और जो ये ट्यूबरकुलोसिस वाला है, ये कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को, जिसे टीबी कहते हैं, कॉज ट्यूबरकुलोसिस।
ठीक है, तो लेप्रे एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियां, लेप्रोजी एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियां होगी जो माइकोबैक्टीरियम से कॉज होती हैं। अब इन बीमारियों के जो रूट कॉज है उसमें ये देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया वैक्स को रिलीज करता है और उस वैक्स से हमें डैमेज होता है। जैसे जो लेप्रोजी होता है इसमें स्किन पे डैमेज होता है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, वहां पर खुजली भी होती है, इचिंग भी होता है। और ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स पे जैसे इन्फेक्शन हो जाती है। तो जैसे एक स्किन पे कर रहा है, एक लंग्स पे कर रहा है, दोनों के केस में देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया वैक्स को रिलीज करता है और वैक्स वो आगे हार्म करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लो, वैक्स डी हैज रोल इन इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया। इसका रोल है इन्फेक्शन करने में, ठीक है, जैसे स्किन पे करने में या लंग्स पे इन्फेक्शन करने में, इसलिए इसको हैंस इट इज कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी फैक्टर। पैथोजेनिसिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि पैथोजन जो होता है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, पैथोजन उसे बोलते हैं जो हमें बीमारी करता है। पैथोजेनिसिटी फैक्टर के जिस फैक्टर से या जिस भी वजह से वो पैथोजन हमें डिजीज कर पा रहा है उसे पैथोजेनिसिटी फैक्टर कहते हैं। जैसे वैक्स डी की वजह से हमें डिजीज हो जाती है, तो ये वैक्स डी पैथोजेनिसिटी फैक्टर है, ठीक है, जिससे हम बीमार पड़े। तो देखो ये वैक्स के डिफरेंट यहाँ पर रोल्स हो गए जो एनिमल्स में, प्लांट्स में या बैक्टीरिया में, अलग अलग बैक्टीरिया में भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इसके रोल्स हैं। और वैक्स भी देखो कितने डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग, इसमें अल्कोहल अलग है या फैटी एसिड अलग है, ठीक है, हर किसी केस में। तो ये हो गया सिंपल लिपिड्स कंप्लीट। हमने सिंपल लिपिड्स में एक तो पढ़ लिए वैक्स और हमने पढ़ लिया ट्रू लिपिड्स या न्यूट्रल लिपिड्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल लिपिड्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स को और क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, इनका मीनिंग क्या है? इनके स्ट्रक्चर में मेड अप ऑफ सिंपल लिपिड्स प्लस
नॉन लिपिड ग्रुप किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं सिंपल लिपिड्स के। इनके स्ट्रक्चर में एक तो सिंपल लिपिड होगा और एक नॉन लिपिड का ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर में एक सिंपल लिपिड है और एक नॉन लिपिड का ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड कहते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। नेक्स्ट, इसमें फिर आगे हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है इसमें, इसके टाइप्स में फॉस्फोलिपिड, इसे पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड को। जो फॉस्फोलिपिड है इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वन ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल एल्कोहल है इनमें, प्लस टू फैटी एसिड्स, दो फैटी एसिड है इनमें, प्लस वन फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप है, और प्लस वन कोलिन ग्रुप, और एक इनके स्ट्रक्चर में कोलिन ग्रुप होता है। तो इन सब से मिलकर बनता है एक फॉस्फोलिपिड। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो एक ग्लिसरॉल है, तो पहले मैं ग्लिसरॉल को यहां पर बनाता हूं। ग्लिसरॉल में हमने पढ़ा था 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन करके नंबरिंग कर दी 1 2 3। ठीक है, ग्लिसरॉल में फिर हाइड्रोजन लगा दो। अब तीनों कार्बन पे एक एक OH का ग्रुप होता है। अब जहां जहां OH होते हैं वहां वहां एस्टर बॉन्ड बन सकता है। तो अब यहां पर आप देखो कि कितने फैटी एसिड हैं? 2 फैटी एसिड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने फैटी एसिड हैं यहाँ पर? 2 फैटी एसिड है। तो पहले 2 कार्बन के साथ वो एस्टर बॉन्ड बना सकते हैं, ये जो 2 फैटी एसिड है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली इन्हें जोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने 2 एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनाए और फैटी एसिड को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। क्या ये 2 फैटी एसिड और एस्टर बॉन्ड समझ में आ गए? यस या नो? जो हमने ट्राइग्लिसराइड में पढ़ा था वही चीज है, बस वहां 3 फैटी एसिड थे, यहां पर 2 फैटी एसिड बनाने हैं बस, और 2 को आपने जोड़ दिया ग्लिसरॉल के पहले 2 कार्बन पे एस्टर बॉन्ड बना के, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब तीसरे कार्बन पे क्या हो रहा है वो समझने वाली चीज है। ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्या हो रहा है वो हमें यहां पर समझना है। तो पहले उसके लिए, उससे पहले आपको फॉस्फेट ग्रुप यहां पर समझ में आना चाहिए कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। तो पहले तो ये समझो आप फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये बनता है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट फॉस्फोरस है और एक फॉस्फोरस के साथ एक फॉस्फोरस के साथ 3 OH लगे हुए हैं और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये स्ट्रक्चर है यहां पर फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 है, एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 3 OH लगे हुए हैं। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर मैं इसके तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, इस पे जो यहां पर 3 हाइड्रोजन थे उन तीनों को रिमूव कर दूं, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन को मैं यहां से रिमूव कर दूं, तो देखो क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन होता है H+। तो जब हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां लगाओ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन गया ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप है और वो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। आ गया समझ में फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक में हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक में हाइड्रोजन हटे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें ये जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे उसे समझो। तो जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे क्या होता है? यहां पर OH होता है। देखो अभी अभी स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक्स में बनाना मत। जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक्स में बनाना मत। मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे थर्ड कार्बन पे यहाँ पर OH होता है, ठीक है, यहाँ OH लगा होता है। अब इसने यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनाना है। किसके साथ बनाएगा वो? फॉस्फोरिक एसिड के साथ बनाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर आके जुड़ेगा कुछ इस तरह से। जैसे फॉस्फोरिक एसिड का जो OH है वो यहाँ पर आ गया सामने और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां से H और इसका OH, ये H2O माइनस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? फॉस्फोरिक एसिड का से H और OH यहां से H2O रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो देखो फॉस्फोरिक एसिड यहां पर एसिड है और थर्ड कार्बन पे OH जो था, जो थर्ड कार्बन पे OH था वो अल्कोहल है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे?
इसमें ये है थर्ड कार्बन पे, ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे OH होता है और एक फॉस्फोरिक एसिड हो गया। फॉस्फोरिक एसिड से आपने H ले लिया, किसी एक OH से H ले लो, किसी एक OH का H ले लिया और OH तो था ही वहां पर, तो H2O रिमूव हो जाएगा ना यहाँ से। जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। एस्टर बॉन्ड हो गया, बिल्कुल सही, एस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड है और अल्कोहल है, बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस एस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है? फॉस्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन आ रहा है और ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे OH तो होता ही है, तो वो OH और H मिलके H2O रिमूव हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीसरा बॉन्ड जो है वो इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ बन रहा है, जिसमें ऑक्सीजन आ गया, एक बीच में फॉस्फोरस है, उस पे एक लगा हुआ है OH और एक दूसरा OH है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, जो यहां पर OH था, जो इस एंड पे OH आएगा, उससे जुड़ा हुआ है आगे कोलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? उससे आगे कोलिन ग्रुप। तो इस कोलिन ग्रुप को बोलते हैं यहाँ CH2, CH2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए। तो नाइट्रोजन यहां पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है नॉर्मली, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स नॉर्मली बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर 4 बॉन्ड बना रहा है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। जब कोई कंपाउंड, जब कोई एटम एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है तो वो तभी बना सकता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने जब देगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अगर उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एटम पे कौन सा चार्ज बचेगा? सिंपल सी चीज है ना। जैसे कोई एटम अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, वो चला गया, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 3 तो CH3 के साथ है और एक बॉन्ड बना रहा है इस CH2 के साथ। ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गए। इस ग्रुप को कहते हैं कोलिन ग्रुप। ये पूरा का पूरा कोलिन ग्रुप है। और ये इधर फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ने कौन से बॉन्ड के साथ यहां पर अटैचमेंट करी है? इस बॉन्ड का नेम लिखो। ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोला इसे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बना है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है यहां पर अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड। वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो
फॉस्फोलिपिड में ओवरऑल कितने एस्टर बॉन्ड हुए? 1 2 3। फॉस्फोलिपिड में ओवरऑल कितने एस्टर बॉन्ड हुए? 1 2 3। क्या आंसर होगा? दो एस्टर बॉन्ड तो फैटी एसिड के साथ हैं, वो तो दिख ही रहे हैं हमें, और एक एस्टर बॉन्ड है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो हो गए यहां पर 3 एस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो तीसरा एस्टर बॉन्ड है उसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड लिखा हुआ है तो वो एस्टर बॉन्ड ही, नाम बस उसका फॉस्फो एस्टर है। फॉस्फो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड इन्वॉल्व है। तो ये हो गया यहां पर कंप्लीट फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कोलिन ग्रुप है यहां पर, इस कोलिन ग्रुप को, ये कोलिन ग्रुप बेसिक होता है। कैसा होता है ये? इसका बेसिक नेचर होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस भी लिख देते हैं, कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस। इसका बेसिक नेचर होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस लिख देते हैं। इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी है कोलिन को। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो एक पेज पे सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। इसका नेम लिखा हुआ है लेसिथिन। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका नेम लिखा हुआ है यहाँ पर लेसिथिन। तो इसमें आप देख पा रहे हो कॉलिन ग्रुप, ये कॉलिन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये कॉलिन ग्रुप यहाँ बना हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल के साथ, एक ग्लिसरॉल के साथ वो जुड़े हुए। ऑल राइट, तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक टाइप के फॉस्फोलिपिड का, जिसका नेम क्या है? लेसिथिन। तो ये लिख लो, लेसिथिन, इसका नेम लिख लो, इसका नेम है लेसिथिन। एक टाइप का ये फॉस्फोलिपिड है। अब देखो यहां पर होता क्या है। जो यहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, इसके पास एक OH है। फॉस्फेट ग्रुप के पास क्या है? एक OH है। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है कि ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट करता है। एसिड है ना, एसिड हाइड्रोजन को क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो इस फॉस्फेट ग्रुप पे जो ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसकी टेंडेंसी होती है इस हाइड्रोजन को लीव करने की, छोड़ने की। ठीक है, तो ये अगर हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और जो हाइड्रोजन जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस पे जो ये OH है, इस OH पे क्या टेंडेंसी होती है कि ये हाइड्रोजन को लीव करेगा, छोड़ेगा यहां से। अगर हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर यहां से हाइड्रोजन चला गया, और जो हाइड्रोजन जा रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो H+ है और O-। ये इस तरह की स्टेट में होता है कि ये अपने हाइड्रोजन को यहां से छोड़ दे, लीव कर दे। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अगर यहां से हाइड्रोजन चला गया तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज बचेगा?
अगर यहां से हाइड्रोजन चला गया तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा? फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, अगर यहां से हाइड्रोजन चला जाता है तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज कोलिन ग्रुप के ऊपर है, एक पॉजिटिव चार्ज कोलिन ग्रुप के ऊपर है। तो नेट चार्ज क्या हो गया? अगर हाइड्रोजन यहां से चला गया, जो कि नॉर्मली जाता ही है, नॉर्मली हाइड्रोजन यहां से जाएगा ही, अगर हाइड्रोजन यहां से चला गया तो एक नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप पे है और एक पॉजिटिव चार्ज कोलिन ग्रुप पे है। तो नेट चार्ज हो गया जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन ये ऐसा लिपिड होता है जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमने क्या पढ़ा था? लिपिड तो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉस्फोलिपिड उसमें एक्सेप्शन है। फॉस्फोलिपिड ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, भले ही नेट चार्ज उसमें जीरो हो जा रहा हो, लेकिन इन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखो यहां पर phospholipids are amphipathic substances। कैसे सब्सटेंस है ये? एम्फीपैथिक। इंपॉर्टेंट है ये, कई चैप्टर्स में आएगा आगे। एम्फीपैथिक सब्सटेंसेस क्या मतलब है इसका? सब्सटेंस विद substance with both polar and non-polar ग्रुप्स। ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर पोलर ग्रुप और नॉन पोलर ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, उसे एम्फीपैथिक सब्सटेंस कहते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब क्या है? कि ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स एक साथ प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले डायग्राम स्ट्रक्चर में ही देख लो, उसी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉस्फेट ग्रुप पे चार्ज है, कोलिन ग्रुप पे चार्ज है, तो ये तो पोलर ग्रुप हो गए। जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो कोलिन ग्रुप है, ये पोलर ग्रुप हो गए क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है। लेकिन जो यहां पर ऊपर वाला पार्ट देखो, जहां पर फैटी एसिड्स हैं, क्या वहां कोई चार्ज है क्या? जहां फैटी एसिड्स हैं, क्या वहां कोई चार्ज है क्या? फैटी एसिड्स के ऊपर, फैटी एसिड पे तो होता ही नहीं चार्ज। तो जो फैटी एसिड है वो उसका नॉन पोलर ग्रुप हो गया। जहां फैटी एसिड है वो उसका नॉन पोलर ग्रुप हो गया, और पोलर ग्रुप ये फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप्स हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉस्फोलिपिड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसके नीचे दो टेल बनाते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं पोलर हेड, और ये जो नीचे बना है ये है नॉन पोलर टेल्स। नॉन पोलर टेल्स, कितनी टेल्स हैं? यहाँ दो टेल्स हैं। ठीक है, तो जो पोलर हेड है वो किस चीज का बना हुआ है? पोलर हेड, पोलर हेड है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्लस कोलिन ग्रुप, वो पोलर हेड हो गया। और नॉन पोलर टेल क्या है?
नॉन पोलर टेल है टू फैटी एसिड्स। टू फैटी एसिड चेन्स, जो फैटी एसिड की चेन है वो नॉन पोलर है, ठीक है, दो फैटी एसिड थे। तो इस तरह से इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, फॉस्फोलिपिड एक सेल में कहां प्रेजेंट होता है? एक सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड कहां प्रेजेंट होता है? आपने सेल में से पढ़ा भी है। सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है, बिल्कुल सही। लिखो इस पॉइंट को, फॉस्फोलिपिड्स सच एज lecithin are present in cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में होते हैं ये। अब जरा सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा था बॉटनी में, उसे याद करो। क्या उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा? ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा फॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। दो फॉस्फोलिपिड की चेन्स होती हैं जो ऑपोजिट, एक दूसरे के उल्टे लगे होते हैं। इनमें जो मेम्ब्रेन का कोर है वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर कोर, कोर मतलब इंटीरियर। मेम्ब्रेन का इंटीरियर नॉन पोलर होता है क्योंकि वहां पर ये नॉन पोलर टेल्स हैं। क्या है? नॉन पोलर टेल्स। और जो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस होती है, यहां पर ये पोलर हेड्स होते हैं, आउटर सरफेस पे और इनर वाली सरफेस पे, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी स्ट्रक्चर को आपने बॉटनी में पढ़ा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहां पर फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड के बाद सेकंड है ग्लाइकोलिपिड्स। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड है इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ स्पिंगोसिन अल्कोहल प्लस वन फैटी एसिड प्लस वन शुगर। तो देखो मैंने कंपाउंड लिपिड्स की डेफिनेशन में क्या लिखवाया? सिंपल लिपिड्स होंगे जिनके साथ नॉन लिपिड ग्रुप जुड़ा होगा। तो फॉस्फोलिपिड में जो नॉन लिपिड ग्रुप्स थे वो फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप था। फॉस्फोलिपिड में नॉन लिपिड ग्रुप्स थे फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप। ग्लाइकोलिपिड्स में जो नॉन लिपिड ग्रुप है, अल्कोहल और फैटी एसिड तो लिपिड में होते ही हैं, शुगर नहीं होता। तो यहां पर शुगर क्या हो गया? नॉन लिपिड ग्रुप है, इसलिए नेम में क्या आ गया? ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइको वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? शुगर के लिए आया है। ये ऐसे लिपिड्स हैं जो शुगर्स के साथ जुड़े होते हैं, ग्लाइकोलिपिड। अब जरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करो। उस मॉडल में आपने क्या पढ़ा था कि एक तो होता है फॉस्फोलिपिड और उसी के ऊपर एक शुगर की यूनिट अटैच होती है,
स्ट्रक्चर में देखा होगा ना, मेम्ब्रेन पे एक शुगर की यूनिट अटैच होती है। जो शुगर की यूनिट अटैच है अगर किसी लिपिड के साथ, तो वही हो गया ग्लाइकोलिपिड। अगर शुगर की यूनिट अटैच है किसी लिपिड के साथ तो वो क्या हो गया, वही हो गया ग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ तो जैसे फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। जो नॉन पोलर टेल है उसमें बेसिकली फैटी एसिड की जो आर चेन होती है उसे इंक्लूड किया जाता है, वही चेन लाइक स्ट्रक्चर है ना। कौन सा CH2, कौन सा OH? एस्टर बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि पूरा OH रिमूव होता है। एस्टर बॉन्ड में क्या पढ़ा था, पूरा OH रिमूव होता है। और जो ऑक्सीजन था वो किससे आता है, ऑक्सीजन आता है एसिड से। ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन है, और OH जो था वो पूरा रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इसमें इसका एग्जाम्पल, जैसे यहाँ अल्कोहल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे स्पिंगोसिन अल्कोहल लिखा हुआ है, ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अल्कोहल का बस नाम ध्यान में रखना, उनके फॉर्मूले वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसी को दूसरा नेम है स्पिंगोलिपिड, इसी को लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल जो है उसके नेम के बेस पर, नेम क्या है उसका, स्पिंगोसिन है, इसलिए ग्लाइकोलिपिड को स्पिंगोलिपिड भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सेरिब्रोसाइड्स, कंटेन गैलेक्टोज शुगर। सेरिब्रोसाइड्स ऐसे ग्लाइकोलिपिड होते हैं जिनमें जो शुगर है वो कौन सी है, गैलेक्टोज है। दीज आर प्रेजेंट इन माइलिन शीथ। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो माइलिन शीथ होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। माइलिन शीथ लिपिड्स की बनी होती है। तो कौन सा लिपिड होगा माइलिन शीथ में, ग्लाइकोलिपिड। माइलिन शीथ में कौन सा लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड। और उसमें भी मैंने आपको बता दिया जैसे सेरिब्रोसाइड, ये सेरिब्रोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ में। दूसरा है गैंग्लियोसाइड्स, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स इन ग्रे मैटर। ग्रे मैटर भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, नॉन माइलिनेटेड के ग्रुप को ग्रे मैटर कहते हैं। इन न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन में ये गैंग्लियोसाइड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ग्लिसेरो ग्लाइकोलिपिड, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट इन
आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है उसमें, उसकी आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लिसेरोग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स, जिनको स्पिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द अल्कोहल प्रेजेंट इन इट। और ग्लाइको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शुगर्स को कंटेन करते हैं। जो मोस्ट जनरली जो शुगर मिलती है वो होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज शुगर इनमें मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन जो होते हैं इसमें कंटेन लिपिड्स। कौन से लिपिड्स होंगे? मेनली फॉस्फोलिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड कंटेन लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। लिपिड और अगर प्रोटीन कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड लिपिड को लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जिसमें लिपिड और प्रोटीन आपस में कॉन्जुगेशन में है, जुड़े हुए हैं। अगेन डायग्राम थिंक करो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन में आपने प्रोटीन्स भी पढ़े होंगे ना, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के। अब इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। जब वो लिपिड के साथ जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो लाइपोप्रोटीन है लिख लो इसमें, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कॉमा ब्लड। ब्लड में भी होते हैं प्रेजेंट कुछ लाइपोप्रोटीन्स, कुछ लाइपोप्रोटीन्स मिल्क में भी मिल जाते हैं। एंड एग योक, योक होता है एग के अंदर, जो येलो कलर का एक पोर्शन होता है, उसमें भी मिल जाते हैं ये लाइपोप्रोटीन। ठीक है, योक एग के अंदर येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है। तो देखो हमने अब तक तीन कंपाउंड लिपिड पढ़े, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। तीनों में मैंने लिखवाया ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, लेकिन इन तीनों में जो सबसे मेन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन सा होता है? इन तीनों में जो सबसे मेन है सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला, वो कौन सा है? इन तीनों में सबसे मेन है फॉस्फोलिपिड, वो सबसे ज्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन में। उसके अलावा ये ग्लाइकोलिपिड भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और ये लाइपोप्रोटीन भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। सबसे मेन हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट, लाइपोप्रोटीन में लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको एचडीएल और एलडीएल, याद आ रहा है? एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मैंने क्या बोला था? ये ब्लड में होते हैं एचडीएल और एलडीएल। वही एग्जांपल आ गया, प्रेजेंट इन ब्लड।
आखिरी कैटेगरी है क्रोमोलिपिड। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोम मतलब कलर। ठीक है, तो ऐसे लिपिड्स जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं उन्हें क्रोमोलिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स विच आर कलरिंग पिगमेंट्स। उन्हें कहते हैं क्रोमोलिपिड्स, जो कलरिंग पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोलिपिड्स होते हैं ये एक इवन लार्जर क्लास ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्पीन्स। इसमें लिखो दे बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ, क्लास मतलब ग्रुप, क्लास ऑफ non-polar substances called as terpenes। क्या बोलते हैं उन्हें? टर्पीन्स। टर्पीन्स के एग्जाम्पल हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पढ़े थे, याद हो तो। ये टर्पीनॉइड्स लिखा था उन्हें, टर्पीनॉइड्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक टेबल पढ़ा था ना हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, उसमें भी आए थे ये टर्पीन्स। मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस टर्पीन को समझते हैं, फिर आएंगे क्रोमोलिपिड पे। ठीक है, पहले टर्पीन को समझते हैं, टर्पीन क्या है, फिर क्रोमोलिपिड पर आएंगे। टर्पीन के बारे में एक चीज तो मैंने ऊपर लिख दी है, नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर कॉमा लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, लिपिड के जैसे होते हैं, लिपिड लाइक सब्सटेंसेस consisting of repeating units, consisting of repeating units of isoprene, repeating units of isoprene C5H8। समझा रहा हूं ये क्या है, पहले आइसोप्रीन देख लो। ये सब्सटेंस आइसोप्रीन है। क्या केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका? C5H8। 5 कार्बन है इसमें और 8 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर को देख के ही हमें पता चल गया ये पोलर तो है ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है ना, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। जो टर्पीन होते हैं वो इन आइसोप्रीन्स के बने होते हैं। ठीक है, जो आइसोप्रीन होता है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है और वो टर्पीन्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है टर्पीन्स के, पहला एग्जाम्पल है जैसे मेंथॉल।
मेंथोल आपने मेंटोस नहीं होती जो, मेंटोस माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, उसमें मिलाई जाती है मेंथोल। वो एक टाइप का टर्पीन ही होता है, उसकी एक स्मेल होती है अच्छी सी, और वो कूलिंग का काम करता है। जैसे जैसे ही मेंटोस हम खाते हैं, हमारे माउथ में एक ठंडक सी महसूस होती है, वो कूलिंग करने का काम इसका होता है मेंथोल। वो हमारे माउथ के अंदर जो कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड के सेंसरी रिसेप्टर्स, उनको एक्टिवेट कर देता है। जो ठंडक को महसूस करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर ठंडक पहुंच गई। ठीक है। कैम्फर, कैम्फर होता है, जैसे कभी आपने घरों में देखा हो, जैसे घरों में जब कपड़े कहीं रख रहे हैं हम, अलमीरा के अंदर बंद करके, या किसी सूटकेस में कपड़े बंद करके रख रहे हैं, तो उसमें कपूर की गोली डालते हैं। कभी देखा हो आपने घर में, नहीं पता हो तो नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं उन्हें, नेफ्थलीन बॉल्स। अपने घर में पेरेंट से पूछ लेना, वो कैम्फर होता है। ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं। नेक्स्ट, विटामिन, कुछ विटामिन भी टर्पीन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो टर्पीन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी टर्पीन्स हैं, लिपिड लाइक होते हैं ये, नॉन पोलर सब्सटेंस। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल है क्रोमोलिपिड, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। क्रोमोलिपिड, जो क्रोमोलिपिड है, ये कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप का लिपिड होता है। कैसा लिपिड होता है? क्रोमोलिपिड। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 4 आइसोप्रीन की यूनिट्स होती हैं। 4 आइसोप्रीन होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। 4 आइसोप्रीन है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप इसे सॉर्ट ऑफ मोनोमर कह सकते हो। जो आइसोप्रीन है वो क्या है? सॉर्ट ऑफ मोनोमर है। ठीक है, जो आपस में जुड़कर 4 मोनोमर्स जैसे आपस में जुड़ गए, तो ये क्लोरोफिल बन रहा है। स्टिल इनका मॉलिक्यूलर वेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन की कैटेगरी में ही है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ मोनोमर है ये, या सॉर्ट ऑफ पॉलीमर भी कह लो। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ व्हाट इज द मोनोमर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मोनोमर क्या है? वो होता है आइसोप्रीन। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल पॉलीमर हो गया, उसमें केवल 4 ही यूनिट्स होती हैं। पॉलीमर बनने के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आए, ये मैक्रो तो होते ही नहीं है, तो माइक्रो होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है एग्जाम्पल कैरोटिनॉइड्स। ये भी कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। इसमें 8 आइसोप्रीन के यूनिट्स होते हैं। या आइसोप्रीन इसका मोनोमर है, जो 8 बार प्रेजेंट होता है, तो ये कैरोटिनॉइड बनते हैं। अगेन ये सॉर्ट ऑफ पॉलीमर है, आप एग्जैक्टली ये पॉलीमर नहीं है, लेकिन पॉलीमर की तरह ही इनमें मोनोमर है आइसोप्रीन, जो 8 बार यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, इसके 2 कैटेगरी हैं। जैसे एक कैरोटीन होती है कैटेगरी, एक ज़ैंथोफिल कैटेगरी होती है। ये 2 तरह के कलरिंग पिगमेंट्स हैं। ये प्लांट को वेरियस कलर्स देते हैं, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है, ब्राउन कलर, वो सब इनसे आती हैं शेड्स, कैरोटिनॉइड से।
क्लोरोफिल से आपको पता है ग्रीन कलर आता है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा टॉपिक क्रोमोलिपिड्स। और इसी के साथ हमने सभी कंपाउंड लिपिड्स भी पढ़ लिए। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट कैटेगरी पे, डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स लास्ट जो कैटेगरी है। डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर में एस्टर बॉन्ड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते इनके स्ट्रक्चर में? एस्टर बॉन्ड, जो अब तक हम पढ़ते आए थे। तो लिपिड्स इसमें लिखो लिपिड्स which either contain alcohol or derived from फैटी एसिड्स। या तो इन लिपिड्स को फैटी एसिड से बनाया जाता है। इन लिपिड्स को किससे बनाया जाता है? या तो फैटी एसिड से बनाया जाता है या ये केवल अल्कोहल होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में पहला है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे टाइप के डिराइव्ड लिपिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में 4 साइक्लिकल रिंग्स होती हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 cyclical rings in their structure। इनके स्ट्रक्चर में 4 साइक्लिकल रिंग्स हैं। एग्जाम्पल है उसका कोलेस्ट्रॉल। नहीं, कोलेस्ट्रॉल मत लिखो, इस तरह से लिखो एग्जाम्पल में। मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड्स इन बॉडी आर स्टीरोल्स। जैसे हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन स्टीरॉइड्स हैं वो कौन से हैं? वो है स्टीरोल्स, जो मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, आगे लिखो मोस्ट कॉमन स्टीरोल्स इन बॉडी आर कोलेस्ट्रॉल्स। जो सबसे कॉमन स्टीरोल्स हैं हमारी बॉडी में वो है कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे कॉमन स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में स्टीरोल्स हैं
और स्टीरोल्स में जो सबसे कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल्स। तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में सबसे कॉमनली पाए जाने वाला एक तरह से स्टीरॉयड हो गया, ठीक है, जो सबसे कॉमनली मिल रहा है। तो इसी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। कोलेस्ट्रॉल होता है C27H45OH, 27 कार्बन है और ये अल्कोहल है, तो इस पे एक OH का ग्रुप जुड़ा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है जैसे एनसीईआरटी में, इसी पेज पर गिवन है एनसीईआरटी में। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है इसका। इसमें 4 साइक्लिकल रिंग्स हैं। स्ट्रक्चर हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार बनाकर देखोगे तो जाके याद हो जाएगा, ठीक है। 4 साइक्लिकल रिंग्स हैं और कुछ और कार्बन है, जैसे जहां जहां ये एंड्स है ना, यहाँ कार्बन है, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, जितने भी एंड्स हैं इन सब पे कार्बन है। यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन, और सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो हाइड्रोजन और कार्बन लिखने की जरूरत नहीं होती, इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है। जहां जहां कार्बन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उतने हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे उसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए। एक यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक करेक्शन करनी पड़ेगी। एक सेकेंड। करेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर बच्चों, एक बार दोबारा बना लेना स्ट्रक्चर। ये जो आखिरी रिंग है, 4th रिंग, इसमें 5 ही मेंबर है। जो 4th रिंग है ना, इसमें 5 ही मेंबर है, बाकी पहली दूसरी और तीसरी में 6 मेंबर है। 4th रिंग में 5 मेंबर है, पहली दूसरी और तीसरी में 6 मेंबर है।
ठीक है, तो एक दो बार इसको बना बना कर देखना, टेस्ट से पहले ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाकर देख लेना जो रटने वाले होते हैं। एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, बस वो ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा और बोल देगा कि बताओ किसका स्ट्रक्चर है, तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड इन लिवर। कहाँ बनती है कोलेस्ट्रॉल? लिवर में बनती है। फॉर्म्ड इन लिवर, लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल का बनाने का। इट इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स। फीमेल्स में इससे एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तीसरा, ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल ये भी सेल मेम्ब्रेन में मिल जाता है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल पे जब यूवी लाइट फॉल करती है, यूवी लाइट, यूवी लाइट कहां पर होती है? सनलाइट में होती है, इन सनलाइट। सनलाइट में यूवी लाइट होती है, जब कोलेस्ट्रॉल पे वो फॉल करती है तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। वो कैसे मिलता है? जब सनलाइट हमारे ऊपर फॉल करती है तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल देन विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, इस तरह से मिलती है। कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कुछ एग्जांपल लिख लो अदर स्टेरॉइड्स के, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सभी स्टेरॉइड्स हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर डिराइव्ड लिपिड्स में पहला स्टेरॉइड्स। डिराइव्ड लिपिड में जो सेकंड कैटेगरी है या सेकंड एग्जांपल जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, ये एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन फैटी एसिड है, 20 कार्बन फैटी एसिड है। तो इससे बनता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन, फैटी एसिड से। ये करता क्या है? इट एक्ट एज हार्मोन, ये हार्मोन की तरह काम करता है एंड स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस। यूटेरस में जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, यूटेरस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, उसमें आएगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लो कि ये एक फैटी एसिड से बनता है और यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शंस करा सकता है। बाकी डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे 12th क्लास में। एक तीसरा और आखिरी जो है वो भी लिख लो, डायोसजेनिन। डायोसजेनिन ये एक प्लांट से मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम
यैम प्लांट, प्लांट का साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया। डायोस्जेनिन is used in anti-fertility drugs, anti-fertility drugs, anti-fertility drugs जो ड्रग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते गैमीट्स की, ठीक है, जिससे आगे क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होगी, तो एंटी प्रेगनेंसी ड्रग्स या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स इन्हें बोलते हैं। इन सब के बारे में भी आपको 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसका यूज मैंने बता दिया कि ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिपिड्स जो सेकंड बायोमोलिक्यूल था वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली सारी कैटेगरीज के साथ पढ़ लिया।